जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मित्रों, जो आज के हमारे मेहमान हैं उनका परिचय देना ऐसे होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाना, मगर फिर भी थोड़ा बहुत उनके बारे में निश्चित ही आपको बताना चाहूंगा। तिलहर की राजनीति में जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 1988 में ज्वाइन किया। इससे पहले वो संघ की विचारधारा से ऑलरेडी 1973 में जुड़ चुके थे। कुछ समय तक उन्होंने नगर पालिका के चेयरमैन पद को भी संभाला, जनता की सेवा की और तिलहर की पूरी जनता उन्हें वकील साहब के रूप में बहुत सम्मान आज भी देती है। और आज वो बहुत सारे अपने राज स्वयं खोलेंगे, तो बहुत ज्यादा उनके बारे में ना बताते हुए उनको आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। स्वागत है अभिषेक जी, आपका भी। आपने इतना समय दिया, इतने व्यस्त शेड्यूल में समय निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 1973 में चाचा जब आप जुड़ गए थे संघ से, उस समय क्या एज रही थी और उसके थोड़ा सफर के बारे में बताएंगे? मैं उस समय बीएससी पार्ट 1 का छात्र रहा। अच्छा जी। और मेरठ में डीएन डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर एक राकेश जैन जी हुआ करते थे जो संघ की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। इस उत्तर प्रदेश के वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री भी रहे। उनसे प्रभावित हुआ और उन्हीं के माध्यम से मैं मेरठ से मैंने संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर के मैं संघ का स्वयं सेवक बना। उस समय कितनी उम्र? मैं उस समय 17 साल का रहा। अच्छा, 17 ईयर्स, 17 साल का। भारतीय जनता पार्टी से 1988 में जुड़ गए आप। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ। 1978 के बाद जब मैंने वकालत शुरू की तो वकालत के माध्यम से मैंने राजनीति शुरू कर दी थी। समाज सेवा के माध्यम से मैंने बहुत से ऐसे कार्य किए उस समय, चाहे वो दुकानदारों के हित में रहा हो, समाज के हित में रहा हो, लेकिन मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहा। बीच में मैंने 1 साल मैं कांग्रेस का सदस्य रहा। ये किस 1987 में। अच्छा, 87 में कांग्रेस के साथ है। मैं नगर का महामंत्री रहा। अच्छा। और कुंवर जितेंद्र प्रसाद जी उस समय यहाँ इस जिले के सिरमौर हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, उनका बोलबाला रहा। लेकिन मुझे कांग्रेस की विचारधारा से मुझे बहुत संतुष्टि नहीं मिली मुझे। और मुझे 1988 में मुझे फिर कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी 1 साल के बाद। और 1988 में जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मैं नगर का महामंत्री बना। जुगल किशोर रस्तोगी पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे, वो उस समय यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। उनको चुनाव जिताने में भी आपने काफी सहयोग किया। हाँ, ये लगभग किस सन ये 1995 में चुनाव हुआ था, नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव हुआ था जी। हुआ ये कि 1993 में चुनाव होना था। अच्छा। नगर पालिका चेयरमैन का वो चुनाव 1995 में हुआ। 1995 में पहली बार नगर पालिका में आरक्षण लागू हो गया। अच्छा। इससे पहले नगर पालिका में आरक्षण लागू नहीं था। क्योंकि मेरी तैयारी थी अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने की 1995 में, आज से 30 साल पहले, 31 साल पहले। मैं 1988 में मैं सभासद रहा नगर पालिका परिषद तिलहर का। और मैंने इसी वार्ड से, नई बस्ती बिरियागंज वार्ड से, सत्येंद्र पाल सिंह मुन्ना हुआ करते थे, उनको मैंने पराजित किया था। मैं चुनाव जीता था। अच्छा, बाद में उनसे आपकी काफी अच्छी मित्रता भी हो गई थी? मित्रता पहले भी थी, लेकिन राजनीति है, राजनीति अपनी जगह, राजनीति है। तो चुनाव लड़ा मैंने, मैं चुनाव जीता। और उसके बाद में सत्येंद्र पाल सिंह मुन्ना से मेरी निकटता हुई और मैंने उनसे वायदा किया था कि अगला चुनाव इस वार्ड का मैं नहीं लड़ूंगा। मुन्ना भैया आप लड़े। बोले आप क्या करो, मैंने देखा जाएगा। मैंने 1990 से तैयारी की थी कि अगला चुनाव नगर पालिका अध्यक्ष पद का होगा, मैं लड़ूंगा, पार्टी सिंबल पर लड़ूंगा, और उसमें कोई दोहरा ही नहीं। हुआ यह कि 1988 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर संत कुमार अग्रवाल जी 1988 में वो खुद चुनाव लड़े थे नगर पालिका परिषद तिलहर के अध्यक्ष पद का। अहमदुल्ला खान
उस चुनाव में जीते थे और संत कुमार चाचा हार गए थे, लेकिन उस 5 साल के कार्यकाल में मैंने अपनी विचारधारा से जनसामान्य को प्रभावित किया और 1990 में मैंने तय किया था, पार्टी निमित्त कहा था कि अगला चुनाव देवेंद्र तैयारी करो, तो मैं 93 में चुनाव लड़ता चेयरमैनी का, लेकिन वो चुनाव 95 में हुआ, आरक्षण लागू हो गया। कोई बात नहीं, आरक्षण लागू हुआ, जुगल किशोर रस्तोगी पार्टी प्रत्याशी बने और उनको उनके मुकाबले हिंदू प्रत्याशी लोकेश आर्या हुए थे और बड़ी कांटे की टक्कर थी। चुनाव पत्रकार है लोकेश पत्रकार। आर्या। वो लोकेश जी, वो चुनाव बहुत कंटेस्टेड था, बहुत सीधे मुकाबले में चुनाव त्रिकोणीय था। अच्छा, चुनाव त्रिकोणीय था, उसमें तीसरे कौन थे? 2 हिंदू प्रत्याशी 2 थे, हाँ। जुगल किशोर रस्तोगी और लोकेश लोकेश आर्या आर्या, जी। और मुस्लिम में हाजी समीरुल्लाह खान, हाजी समीरुल्लाह अच्छा, आज से लाठी वाले, बांसबल्ली वाले। बांसबल्ली वाले, और यूनुस अंसारी अच्छा, ये किराने वाले। चलाने वाले। क्योंकि बैकवर्ड सीट थी, ये चारों बैकवर्ड क्लास से आते थे, तो 2 ये प्रत्याशी मुस्लिम समाज से रहे, 2 प्रत्याशी हिंदू समाज से रहे, बड़े कांटे की टक्कर हुई। और उसके बाद में जब चुनाव कुछ टल गया था, लोकेश उस समय जीतने की स्थिति बन गए थे, लेकिन वो शायद इलेक्शन कैंसिल हुआ था, मैं बहुत छोटा था, मुझे ध्यान है। चुनाव अचानक बड़ा, ही पता चला कि भाई चुनाव आगे बढ़ गया है, मगर फिर वो उसी डेट पे हो गया था, कुछ ऐसा हुआ था। चुनाव बड़ा 15-20 दिन के लिए, उसमें पार्टी प्रत्याशी जुगल जी की कुछ ने बढ़त ली। उस चुनाव में उस समय 25 वार्ड हुआ करते थे, 25 वार्ड सभासद, और जुगल किशोर रस्तोगी मात्र 2 वार्ड से चुनाव जीते थे। 2 वार्ड में जितना वोट मिला था उस मार्जिन से चुनाव जीत गए थे। पूरे जिले का वोट का एक मेरा वार्ड था, बहादुरगंज वाला वार्ड, एक सदन मुन्ना का वार्ड, नई बस्ती वार्ड। अच्छा, दोनों सिंबल पे चुनाव लड़े थे हम लोग, और इन्हीं 2 वार्ड में जितनी बढ़त ली, उतने मार्जिन से जुगल किशोर रस्तोगी चुनाव पालिका अध्यक्ष का जीत गए थे और लोकेश जी हारे थे। 1995 में जो चुनाव हुआ, उसमें जुगल जी अध्यक्ष बने, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। विरोधी सभासद रहे, उन्होंने उस अविश्वास प्रस्ताव को उनके लाए, और उस अविश्वास प्रस्ताव में हाई कोर्ट से कुछ दिन के लिए मतगणना पर रोक लगा दी गई थी, और जब मतगणना हुई बाद में हाई कोर्ट के आदेश से, उसमें जुगल किशोर रस्तोगी को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद में, चूंकि इस दौरान मैं वाइस चेयरमैन था, इससे पहले मैं और बता दूं, 1995 में चूंकि सीट आरक्षित हो गई थी पालिका अध्यक्ष की, और मुन्ना सिंह जो मेरे 1988 में विरोधी प्रत्याशी रहे सभासद के लिए, उनको मैंने वायदा कर दिया था मैं नहीं लड़ूंगा तो आप वाले वार्ड से, तो मैंने बहादुरगंज का वार्ड तय किया था, तो मैं बहादुरगंज वार्ड से सभासद का चुनाव लड़ा। उस चुनाव में ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला पब्लिक ने, जनसामान्य ने लिया, और मैंने दूसरे वार्ड से जाकर के सभासद का चुनाव लड़ा। उस चुनाव में मैंने एक महेंद्र सिंह कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, उनके भाई यशपाल सिंह बबलू को मैंने पराजित किया था। तो आपके राजनीतिक अनुभव पे तो चर्चा हम निश्चित रूप से आगे भी करेंगे, मगर मैंने सुना है कि आप देश सेवा में भी जाना चाहते थे। देश सेवा से मतलब आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, और इसके अलावा मैंने सुना था कि एक बार आपका पढ़ाई जब आपने बीएससी के बाद आपका बीएमएस में भी सिलेक्शन हो गया था, फिर आप डॉक्टर बनने के भी नजदीक थे, मगर वो सब चीजों से आपने वहां से वापसी कर ली, फिर राजनीति में। जरा इस बारे में थोड़ा सा जनता को जरूर बताइए, अभी तक छुपे हुए राज में। मैंने बीएससी बायोलॉजी में किया है और डीन डिग्री कॉलेज मेरठ से किया था। ये किस सन की बात है? ये 1975 बीएससी बायो किया था। माने उस समय बीएससी 2 साल की हुआ करती थी, और टोटल इंग्लिश मीडियम हुआ करती थी। अच्छा, सारी किताबें हिंदी में, उस समय था ही कुछ नहीं। उसके बाद में जब मैंने मेरठ से मैं लॉ LLB मैंने करना शुरू किया, तो मैंने वहां पर NCC सी सर्टिफिकेट पास किया था। अच्छा, मैं NCC सी सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ। CPMD की मैं तैयारी करता रहा। CPMD में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसी दौरान मेरा BMS में मध्य प्रदेश में बीना एक जगह है, बीना से मेरा वहां पर लगभग हो गया था BMS में सिलेक्शन, लेकिन बिल्डिंग बड़ा जर्जर बिल्डिंग मुझे लगा कि
कि स्कूल कैसा है क्या है। फिर वो मन वहाँ से मेरा मन नहीं हुआ, फिर मैंने वो बीएमएस करना का इरादा छोड़ दिया। त्यागा। सीपीएमटी में एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया। बीएमएस में जब मेरा मन नहीं लगा, इसी बीच जब मैंने सी सर्टिफिकेट में होल्डर हो गया, तो उसमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट के कैडेट्स को डायरेक्ट कमीशन अफसर के लिए एक मौका मिलता था। अच्छा जी। एक इंटरव्यू हुआ था लखनऊ में। उस इंटरव्यू में मेरा रीजन से मात्र 3 लड़के सेलेक्ट हुए थे, उसमें मैं भी एक सौभाग्यशाली रहा। ये बात 1976 की है। और उसके बाद में सिलेक्शन उसमें उस इंटरव्यू पास करने के बाद मुझे एक स्पेशल कोचिंग मिली नागपुर में। 1 महीने के मैंने एनसीसी कैडेट के होने के नाते कमीशन अफसर के लिए जो इंटरव्यू होने थे, एसएसबी जिसे बोलते हैं, उसके लिए मैंने एक महीने कोचिंग ली। और कोचिंग के बाद मेरा मन समाज सेवा की तरफ भी रहा। डॉक्टर नहीं बन पाया, देश सेवा की तरफ भी रुझान बना। और लेकिन जब मैंने सिलेक्शन एसएसबी के माध्यम से 3 जगह इंटरव्यू दिया, अब चूंकि तिलक का स्टूडेंट रहा, इंग्लिश वीक रही, वो और उस जमाने का दौर रहा। हाँ, और क्या, आज से 50 साल पुरानी बात है और क्या, लगभग। बिल्कुल। फिर भी मैंने बहुत प्रयास किया। बेंगलोर, भोपाल और इलाहाबाद 3 मैंने एसएसबी सेंटर को मैंने फेस किया, तो किन्हीं कारणवश मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर जब मैंने वकालत 1978 में पूरी कर ली, फिर मेरा मन ये रहा कि वकालत भी एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज की सेवा की जा सकती है और समाज में एक अच्छा संदेश दिया जा सकता है। क्योंकि उस दौर में वकील भी बहुत कम हुआ करते थे, और जो वकील बनकर जाते थे, मैंने देखा 1978 में जब मैंने वकालत शुरुआत की, एक से दिग्गज नाम सयामपुर के रहे। तो वो पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी इतनी बेहतरीन हुआ करती थी उस दौर के वकीलों की, कि सीखने को मुझे बहुत मौका मिला उनके पास। और मेरे गुरु उस समय पंडित थानेश्वरनाथ पाठक जी हुआ करते थे, टीएन पाठक जी। उनका मैं जूनियर बन करके मैंने उनके सानिध्य में मैंने जूनियरशिप की शाहजहाँपुर में। 1978 की बात है ये। और वो इस जिले के टॉप लॉयर रहे। एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी थी, बहुत साफ सुथरी के वकील रहे और बड़े उच्च कोटि के वकील रहे। उनके परिवार में वो जलालाबाद क्षेत्र के निवासी थे, और शाहजहाँपुर में आकर के उन्होंने अपना बहुत कुछ नाम कमाया। और 78 के बाद में मैंने जब वकालत शुरू की, फिर मैंने 1989 से मैं तिलर में वकालत 1 जनवरी 1989 से मैंने 1988 के बाद शाहजहाँपुर बैठता रहा, और 1 जनवरी 1989 से मैं तिलर में मैंने वकालत स्टार्ट की। तब से मैं लगातार लगभग 37 साल 36 साल यहाँ भी हो गए हैं, मैं तिलर में सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, और अपना आपका जो जिसे कहते हैं पुश्तैनी बिजनेस आड़त का, वो भी देख रहे हैं? आड़त का बिजनेस पिताजी का बिजनेस रहा, और उन्होंने देखा, लेकिन उनका सहयोग मैं करता रहा, क्योंकि बीच में वो बीमार रहे, मैं परिवार में बड़ा था, तो टाइम बाई टाइम उनको समय देता रहा मैं। तो क्या बिजनेस अभी है वो? बिजनेस और भाई लोग देख रहे हैं। अच्छा, भाई पिताजी के पूरा मैं और प्लस वकालत। राजनीति और वकालत। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हैं, जैसा कि आपने बताया कि 1988 से। तो इस दौरान तब से लेके अभी तक पार्टी की विचारधारा और जमीनी राजनीति में आपको सबसे बड़ा क्या बदलाव महसूस हुआ? पार्टी की विचारधारा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और जिस विचारधारा को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अच्छा, जनसंघ के समय, वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया जनसंघ के कार्यकाल में रहते हुए। जब 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी जनसंघ के बाद, उस विचारधारा को अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के आज तक के जो भी अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और प्रदेश स्तर पर जो भी
जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कमान रही, पार्टी की विचारधारा को बहुत आगे बढ़ाया और उससे मैं प्रभावित लगातार हूँ। अच्छा, क्या जैसे दर्शकों को थोड़ा ये भी बताएंगे कि पार्टी की क्या विचारधारा, जैसे दर्शकों का विचारधारा, क्या विचारधारा है पार्टी की? पार्टी ने जिस आशा विश्वास के साथ समाज में काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लोग तो विरोधियों का काम है हर चीज का विरोध करना, लेकिन जहां तक मैंने अनुभव किया है, पार्टी ने समाज को बहुत कुछ दिया, उस गरीब तबके को उसके आंसू को पहुंचा, जिसके घर पर उसने कभी गैस नहीं देखी, गैस के कनेक्शन कैसे मिलते हैं उसने नहीं देखा, उस निर्धन व्यक्ति को, उस अंत्योदय स्तर के व्यक्ति को उसको गैस उपलब्ध कराई, उज्ज्वला योजना के माध्यम से निःशुल्क कराई। आप देखिए, आपने महसूस किया होगा 2014 से पहले, जब तक कांग्रेस विचारधारा की सरकारें रही, कांग्रेसी सरकारें रही, बैंक के खाते लोगों को नहीं खुल पाते थे। मैंने महसूस खुद किया कि बैंक के लिए बैंक जाते थे कि खाता नया खोलना है तो गेट पर गेट कीपर कह देता था, सुरक्षा गार्ड कह दिया करता था, या उस बैंक में चले जाओ वहां खुलेगा, यहाँ पर खाते की वैकेंसी नहीं, जगह नहीं। और एक जमाने और धक्के मार के करीब उस व्यक्ति को चाहता था मेरा खाता खुल जाए। बड़ा भीड़ हुआ करती थी, भीड़ हुआ करती थी खाते खुलना। 2014 में जब जिस दिन से मोदी जी ने कुर्सी संभाली, उन्होंने एक जनधन योजना शुरू करी और बैंकों में सबसे पहले उन्होंने, इस हिंदुस्तान का सौभाग्य रहा कि मोदी जी जैसा व्यक्तित्व जिसने देश की कमान लगातार संभाली हुई 2014 से है, सबसे पहले उस गरीब व्यक्ति के खाते खुलवाए और कह दिया 0 बैलेंस का खाता खुलेगा, तो रुपया नहीं है, खाता खुलवाओ। और बैंक वाले मजबूर हो गए, और चूंकि उन्हें गवर्नमेंट के गरीब काम करना था। हुआ क्या कि जो लोग सत्तासीन लोग 2014 से पहले रहे, उन्हें गरीब से मतलब नहीं था, सिर्फ नाम तो दिया करते थे, गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ नारा दिया करते थे, लेकिन उन्होंने गरीब हटा दिया। गरीब हटा दिया। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने गरीब को बहुत महत्व दिया, उसके आंसुओं को पहुंचा। जनधन योजना के माध्यम से उन्होंने बैंक के खाते खुलवा करके वो रिकॉर्ड कायम किया। आज मेरे ख्याल शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका बैंक में खाता ना हो। बच्चे खाता है, और उसका फायदा हुआ कि डायरेक्ट बहुत सी सब्सिडी सीधी पहुंच रही, जो पहले दलालों के माध्यम से, इधर उधर नेताओं के माध्यम से पैसा नहीं ठगा जाता था, नहीं मिल पाता था, और सब्सिडी सीधी पहुंच करके उनके खाते में पहुंच रही है। किसान सम्मान निधि सीधी पहुंच रही है। आप देखें, किसान खुश, नौजवान खुश। पहले वो तो ये लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, ठीक बात है, इतना हिंदुस्तान है, हर व्यक्ति को रोजगार, गवर्नमेंट जॉब दे पाना संभव नहीं है। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, ठीक बात, मैं मानता हूं, लेकिन गवर्नमेंट ने अनेक माध्यम ऐसे दिए, उन्होंने स्वरोजगार योजना, इतनी योजनाएं दी, लेकिन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग इस किया कि जैसे एक योजना है इसकी वाली मुद्रा लोन योजना, 20 लाख रुपए तक का लोन बहुत कम ब्याज पर बिना गारंटी के है, उसका लोगों ने दुरुपयोग किया। दलालों ने उसका बड़ा दुरुपयोग किया। दलालों ने लोगों को ठगा, लोन दिलवा दिया, 10-15% कमीशन देकर लोन दिलवा दिया, लेकिन उसका उपयोग, सही उपयोग ना होकर के लोगों की देनदारी बढ़ गई, बैंकों की भगाई लोगों पर हो गई। ऐसी बहुत सी योजनाएं, 20 योजनाएं, कामगार योजना, कामगार रोजगार योजना, महिलाओं के लिए के स्वरोजगार के लिए बहुत सी योजनाएं इस सरकार ने दी। रोजगार के माध्यम कहीं पीछा नहीं, लेकिन अब बदनाम करने को तो समाज है, विरोधी पार्टियां हैं, हर तरह के लोग हैं, वो एक बुराई देखते हैं, 99 अच्छाई को नहीं देखते हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार ने मतलब आपको विचारधारा और जमीनी राजनीति में कोई खास अंतर नहीं दिखा, मतलब जो कहा वो कर रही है। हाँ, कर रही, बिल्कुल कर रही। जो कहा गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। भाजपा सरकार ने 2014 में केंद्र के सरकार के माध्यम से, 2017 के बाद माननीय योगी जी ने भी इतना कुछ सुधार किया है
आप देखें सड़कों की जाल बिछा दिया। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में पहली बार जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क चतुर्भुज योजना के नाम से एक जाल बिछाया था सड़कों का। उस दौर में भी पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बनना शुरू हुआ, लेकिन बाद में 2004 के बाद 4 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, उन्होंने उस सड़क योजना पर बहुत ध्यान नहीं दिया, उसका नुकसान हुआ। लेकिन इस सौभाग्य रहा इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथों में जब सत्ता 14 में आई और नितिन गडकरी जी जैसे व्यक्ति को इस सड़क की देखरेख का जिम्मा मिला, मंत्रालय मिला, आप देखें आप 5 घंटे में आप 400 किलोमीटर जा सकते हो बिना किसी रोक टोक के, कहीं जाना, तिलर से मेरठ, तिलर से दिल्ली, तिलर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से गोरखपुर। वो सड़कें बनाती, वो सड़कें को जाल बन गया। लोग कहते हैं समय बचा, डीजल बचा, लोगों को रोजगार मिला, और तो और गड़िया रंगीन क्षेत्र में जो एक मेरठ से प्रयागराज एक्सप्रेस वे बना है, गंगा एक्सप्रेस वे के नाम से इसे जानते हैं, जहां पर जमीनें 50,000 रुपए बीघा नहीं बिका करती थी, उन सड़कों को उन्होंने उन खेतों को उन्होंने एक्वायर करके वो सड़कें बनाई, तो लोगों को मुआवजा मिला 6-6 लाख रुपए बीघे का। लोग संपन्न हुए। जिन जिन लोगों के खेत उस सड़क बनने में गए वो मालामाल हो गए, संपन्न हो गए, मुआवजा मिला और उससे तरक्की हुई। उन्होंने 2 बीघा बेचा, 2 बीघा बेचने के बाद में उन्होंने 6 बीघा 8 बीघा मोल लिया उसके बदले में, नहीं लिया तो उन्होंने अपने व्यापार में लगाया, तो देश में संपन्नता आई। ऐसा नहीं, लोग कहते हैं सड़कें बन रही, खेती कम हो रही है, खेती कम हो रही ठीक बात है, लेकिन विकास के माध्यम तो बढ़ रहे हैं, समय बच रहा है, डीजल बच रहा है। तो मेरा मानना है कि सड़कों की जाल बनने अच्छा, जैसे आपने कहा कि सड़कों, अब मगर आज की स्थिति क्या कहेंगे जहां नगर की सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं, कई लोगों के हाथ पैर भी टूट चुके हैं, इससे मतलब क्या, ये क्या मतलब एक जरूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि भाई नाली बन रही है या वो कुछ वो पड़ रहा है, या मतलब क्या है? आप देख रहे हैं नगर की ज्यादातर मतलब निकलना दूभर है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार सरकार कम, स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन ज्यादा है। जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की भी है। मैं ये नहीं कि मैं उनके खिलाफ कोई बात कहना चाहता हूं, लेकिन जिस परिवार में 20 साल की चेयरमैनी लगातार जिस परिवार में है, उस परिवार ने इस समाज को क्या दिया। सड़कें बनना, ये सड़कें खुदना एक प्रक्रिया के तहत पाइपलाइन पड़ रही है, जल सुरक्षा मिशन एक चल रहा है, जल का एक बहुत बड़ा हर दरवाजे से पाइपलाइन होकर के गुजर रही है और टंकी बनी है। अच्छी बात है, सरकार ने बहुत पैसा दिया इस नगर क्षेत्र को भी, अच्छा पानी मिले, पर्याप्त पानी मिले, लेकिन गड्ढे खुदे उसकी देखरेख नगर पालिका के चेयरमैन की है, पालिका प्रशासन की है कि उस समय से उस ठेकेदार के माध्यम से उसको ठीक कराए। मतलब ही नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं कि सड़क खुदी पड़ी है, लोग गिर रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं। ठेकेदार की जिम्मेदारी भी है, लेकिन उससे पहले पालिका प्रशासन जिम्मेदार है कि अपने सुपरविजन में उस जहां खुदे उसके बाद बनना शुरू हो जाए, तो बहुत बड़ा काम नहीं है। अब यहाँ मेरे सामने आज खुदे 18-15 दिन हो गए, आपके घर के सामने 2 दिन का काम है इसको रिपेयरिंग करना, हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ धन उगाई में लगे हैं सब। नहीं, तो इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है देख रेख वाला कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक, कुछ इसका कोई सिस्टम नहीं है? सिस्टम सब कुछ है, लेकिन सब लापरवाही है, सब अधिकारी लापरवाह। पालिका, मैंने बताया ना कि पालिका प्रशासन जिम्मेदार। श्यामपुर में क्यों बन रही, श्यामपुर में इतने गड्ढे क्यों नहीं, इसलिए वहां खन्ना ही बैठे हुए, इधर खुदती तो बनती, वहां भी ऐसा नहीं, वहां भी सड़क नहीं खुद रही, भाई पाइप पड़ेगा, सड़कें खुदेंगे, मजबूरी। लेकिन समय से बनना, ये सिर्फ उस प्रशासन का काम है जिसके अधीन ये गड्ढे की नालियां खुद रही हैं, ये बनेंगी। अच्छा, तो इसको आप क्या कहेंगे? जैसे अभी आपने कहा कि हाँ भाई रोडें का सब जिम्मेदारी है नगर पालिका प्रशासन की, और अभी आपने कहा ये भी कि एक बहुत लंबे समय से चेयरमैन ही उनके पास है,
तो क्या इन सब बातों को दरकिनार करते हुए जनता उन पे विश्वास तब भी ज्यादा कर रही है कि कुछ भी नहीं नगर में हो पा रहा है, उसके बाद भी लगातार वो जीत रहे हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हालात ऐसे बने कि उस परिवार में चेयरमैन वो जीतते रहे। कुछ वोटों का ध्रुवीकरण भी का भी परिणाम रहा कि उनके परिवार में चेयरमैन जाती रही। 2006 में मैंने चुनाव लड़ा, मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी, और वर्तमान चेयरमैन की सास खासिया बेगम उस समय चेयरमैन जीती थी, चुनाव जीती थी। लेकिन वो परिस्थिति और थी। क्यों जीती? उनके बेटे का मर्डर हो गया था, रेहान खां का। एक हमदर्दी 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 में उनके समाज के वोट का ध्रुवीकरण हो गया। उस ध्रुवीकरण का लाभ उठा करके वो चुनाव जीती थी। मैंने उस चुनाव में एक रिकॉर्ड वोट लेकर के, भले मैं पराजित हुआ, ना मैंने हिम्मत हारी थी ना हिम्मत हारा, और मैंने उस दौर में 8,300 के लगभग वोट मैंने प्राप्त किया था। तो सीधी फाइट थी मेरी खासिया बेगम से, लेकिन समाज को उस 5 साल में भी कुछ नहीं मिला। दोबारा 12 में स्थिति ये हुई, बल्कि इससे पहले हमारे समाज के एक दो लोग खड़े हो गए नुकसान करने के लिए। वो जीत तो नहीं पाए, उनकी जमानत भी जब्त हुई, लेकिन उन्होंने नुकसान किया। समाज चाहता मुझे, आज भी समाज चाहता है, मेरे विचारों से प्रभावित है और मेरी कार्यशैली से भी प्रभावित है। मैं आज इस उम्र में भी, तकरीबन मैं 70 साल का हो गया हूँ, अच्छा, लेकिन मैं आज 70 साल के युवा, निश्चित तौर से। युवा तो नहीं। नहीं, अच्छा, मगर आपने कहा 70 साल, मतलब जैसे अभी अभी ये बालों में भी हल्की हल्की, मतलब क्या ये अलग आप शायद मेरे जिंदगी लगता कभी डाई लगाते हैं? मैंने डाई आज तक कभी छुई नहीं। अच्छा चाचा, वैसे थोड़ा डर के पूछ रहा हूँ आपसे डर आएगा कि जैसे बताते हैं लोग कि आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, ऐसा क्या मतलब कुछ ऐसा है कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है? बोले वकील साहब पहले बोले यार गुस्सा आ जाती है। मुझे गुस्सा खामखा नहीं आती। अच्छा जी। माना मैं कभी किसी को मैंने गुस्से में नुकसान किया, मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं। ये मेरा शुरू से मेरी आदत स्वभाव में है कि ना मैं गलत कहता हूँ, ना मेरी गलत सोच कभी रही। और गलत बात कोई कहता है तो, और वो बात मेरे गले में नहीं उतर रही है, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता। नहीं तो मतलब क्यों और गुस्सा करके बीपी बढ़ा देते? मेरा बीपी बढ़ता ही नहीं। अच्छा। हाँ, मेरा कभी आप बीपी नाप लेना, और गुस्से के दौरान बीपी बढ़ने के बाद आप नाप लेना। मेरा बीपी, मुझे ये नहीं पता बीपी गोली क्या होती है। अच्छा। बीपी गोली का सेवन नहीं किया, मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब गुस्सा आ जाता है बस मैं कभी बात पेट में रखता। अच्छा। गुस्सा जो है वो अपने आप कहाँ चली जाती है निकल करके। अच्छा, जैसे इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे गुस्सा आपको आ जाती है, चलिए अच्छे, मगर गुस्से के दौरान जो शब्दों का जो चयन है वो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, उससे थोड़े लोग आहत हो जाते हैं, उनको जैसा है। देखिए, लोग कहते हैं कि क्या आप गुस्से में गालियां देते हो? मैंने कभी किसी को खामखा ना गाली दी, ना मैं कभी किसी पे गुस्सा हुआ नहीं, मगर गाली देना अच्छी, जैसे मोदी जी को भी गुस्सा आ जाए या फिर साहब को गुस्सा आ जाए तो ऐसे ही आप, लेकिन प्रतिष्ठित नेता नहीं, प्रतिष्ठित है। देखिए, मेरा मानना है गाली मैंने ऐसी कोई गाली नहीं देता हूँ कि कोई किसी को मतलब हार्ट टच करती हो, मैंने कभी। और मतलब ये एक आपको एक आशीर्वाद स्वरूप निकल जाती है आप। और आप ताज्जुब मानेंगे, मेरे गुस्सा के बावजूद लोग मुझे पसंद करते हैं। नहीं, प्रेम करते हैं आपसे, प्रेम करते हैं। और वो ये सोच करते हैं कि मैंने, क्योंकि मुझे अपनी कमी खुद नहीं पता लगती, लेकिन बताते हैं लोग। लेकिन ये भी बताते हैं कि आपके क्लाइंट बहुत मुरीद हैं, उसके बावजूद भी। और मुरीद इसलिए हैं, उन्हें पता है गुस्से में मेरा नुकसान नहीं करेंगे। नहीं गुस्सा, और गुस्सा इसलिए होते हैं कि इस क्लाइंट को मैंने टाइम दिया, समझ से नहीं आया, मैंने उसको गुस्सा हुआ, उसका नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान में होने नहीं देता हूँ। तो कोई समाज में भी मैंने नहीं, लोकप्रिय है, आपको बच्चा बच्चा जानता है, और आप, खास बात यह है कि आप भी जानते हैं, आप नाम से व्यक्ति को जानते हैं। हाँ भाई तुम, इस क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र सिंह मुंडा हुआ करते थे, 4 बार विधायक रहे। वो तो बहुत बड़े, मतलब सीधी गाली देते थे, और उसके बाद 4 बार विधायक रहे वो। पब्लिक, उन्होंने भी कभी किसी का नुकसान नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो मशहूर थे गालियां देने में। अच्छा, आपने नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और एक बार ये जिम्मेदारी निभाई भी, तो उस 2 बार लड़ा, 2 बार चुनाव लड़ा आपने, 2006 में 2012 में।
और एक बार ही जिम्मेदारी निभाई ये भाई 1999 में। तो उस अनुभव के संबंध में आपकी सबसे बड़ी क्या सीख रही? सीख मेरी ये रही कि कर्म करते रहो। मेरा एक मानना और रहा, मैं बड़ा ईश्वरवादी हूँ। समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को मिला नहीं आज तक। कर्म करना जरूरी है, मगर कर्म करते रहो। पब्लिक को मैसेज गलत ना जाए। मैंने कभी नकारात्मक सोच नहीं रखी। मैं लिखता रहता हूँ कि नकारात्मक सोच जीवन जीने की गति को धीमा कर देती है। मेरा इस पर बहुत बहुत तजुर्बा है कि कभी मैंने निगेटिव सोच नहीं रखी। शायद इसीलिए आप इतने स्वस्थ भी है। 70 साल की उम्र में लोग मेरे समझ से चल नहीं पाते। सोच ठीक हूँ। हाँ नहीं, अच्छी बात है। अरे ईश्वर आपको लंबी आयु दे, ऐसे स्वस्थ रखे। बाकी देखिए, कल पल का किसी का कुछ पता नहीं। लेकिन आज भी मैं प्रयास करता हूँ। कोई दरवाजे मेरे रात के 12 बजे भी अगर आ जाता है तो ये नहीं कि सुबह आना, मैं उठकर दरवाजा खोल करके आज भी पूछता हूँ भाई क्या 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 दर्द है। मैं नीचे आकर बात भी करता हूँ उससे, और जो संभव उसकी मदद रात में करने की होती है उसके फोन से नीचे आकर के उससे बात करके समाधान करने की कोशिश करता हूँ जो बन पड़ता है। सुबह 6 बजे भी अगर कोई आता है ना, ये नहीं 8 बजे आना, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। मेरा नियम सुबह 6 बजे उठना है। कितनी जाड़ा पड़े कितनी गर्मी पड़े, मैं सुबह 6 बजे अपने गेट पर होता हूँ। लोग चौंकते निकलते नहीं है। मैं नियम से, मैंने एक नियम बना रखा है। मुझे 6 घंटे की पर्याप्त, 5 घंटे से 6 घंटे की पर्याप्त नींद मुझे मिल जाए तो मैं अपने को फिट रहता हूँ। अच्छा, ज्यादा सोने से भी कोई लाभ तो है नहीं ना, नुकसान है मेरी समझ से। देखिए सोच है। मैंने, अब लोग माने ना माने, मैंने अपने अनुभव किया। मैंने भोजन कभी भरपेट भोजन नहीं किया। वैसे महापुरुष लोग कहते हैं एक रोटी और एक और खा लो। मेरी भूख है 3 रोटी के, मैं 2.5 खाई 2 खाई, मैंने कभी भरपेट भरपेट। और जितनी नींद मुझे चाहिए वो अपने आप, कोई मतलब ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मुझे, आप कहीं लोग कहते नींद नहीं आती मुझे पत्थर में सुला दो, नई जगह सुला दो, मतलब कहीं सुला दो, मुझे नींद आने में बहुत टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं इतना काम कर लेता हूँ, 18-17 घंटे काम कर लेता हूँ कि वो। अच्छा, रोटी की बात से आपको एक किस्सा जुड़ा बताता हूँ। आपको शायद याद नहीं होगा। मैं और मेरे साथ दो मेरे भाई भी हैं, मित्र बत्नी है, गौरव बबलू मेरे पड़ोस में रहते नहीं है, श्री छुन्ना पंडित जी के बेटे। हाँ, गौरव तो गौरव साहब, तो हम दोनों लोग एक भतीजा मेरा है। हाँ, तो हम दोनों लोग ढाबे पे खाना खाने जा रहे थे। आपको शायद ध्यान नहीं होगा। और बस से जा रहे थे और आप उसी बस से उस दिन शाम को शाहजहानपुर जा रहे थे। तो आप मिल गए। आपने कहा अरे हम लोग घर की राम राम हुई। और फिर मैंने आपने पूछा अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो आपको ध्यान नहीं होगा, हमने कहा अरे चाचा जी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं ढाबे। तो आपने बड़ा डांटा था, बोले नहीं गलत बात, खाना घर पे खाना चाहिए, ढाबे खाने क्यों जा रहे हो? आपने वही उतार दिया था। तो ये उस बात का आज धन्यवाद। और वो हम लोगों को बड़ा सीख मिली। और ये आज से कम मैं आपको बता रहा हूँ 20-22 साल पुरानी बात है, जो कि मेरे दिमाग में घर कर गई, आज भी याद नहीं। खैर, अच्छा जी चाचा जी, तो अच्छा व्यापार मंडल से भी आप काफी समय तक जुड़ा रहा, उसके बारे में थोड़ा। 1987 में जी 1987 के दौरान नगर उद्योग व्यापार मंडल का गठन हुआ। मैं उस समय बनारस में था, क्योंकि व्यापार पिताजी के माध्यम, पढ़ाई नहीं काम से वैसे गया था दर्शन करने। अच्छा, क्योंकि व्यापार पिताजी का कार्यक्षेत्र रहा। व्यापारियों में मेरी बड़ी अच्छी पैठ थी। हर दुकानदार, हर व्यापारी आज भी चलो मेरे साथ, तो मेरे ख्याल शायद ही कोई दुकानदार होगा मुझे नाम से ना जानता हो या मैं उसको ना जानता हूँ चेहरे से। 1987 में नगर उद्योग व्यापार मंडल का गठन हुआ, और उस गठन में पूरे जिले का गठन हुआ था। चंद्रवीर गंगू इस जिले के जिलाध्यक्ष बने थे। उसके बाद में नगर इकाइयों का गठन हुआ। मैं चूंकि बाहर था, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मुझे नगर का महामंत्री बनाया गया। एक जिम्मेदारी दी गई व्यापारियों के संगठन को चलाने की। चूंकि मैं व्यापारियों को सुख दुख को मैंने बहुत निकट से देखा, तो मैंने एज ए महामंत्री इस पद को संभाला। और उसके बाद में उस समय रामनिवास गुप्ता अध्यक्ष हुआ करते थे, और राकेश गुप्ता महामंत्री बने थे। राकेश गुप्ता कोषाध्यक्ष थे। 3 पद
का गठन हुआ, कार्यकारिणी बनी और कई साल लगातार ये संगठन चला। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, पद के लालच में हमको बाईपास करना चाहा। तो मैं इस बीच आपको एक याद दिला दूं। हमारे चाचा रामनिवास गुप्ता हुआ करते थे, जिनका गुप्ता राइस मिल के नाम से पूरा प्रतिष्ठान भी है। मेरे बहुत सम्मानीय रहे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे उनके मुकाबले अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना पड़ा। अध्यक्ष व्यापार मंडल के चुनाव रामनिवास गुप्ता के खिलाफ लड़ना पड़ा और मैं उस चुनाव को, व्यापारियों ने मुझे मेरे सिरमौर उस चुनाव को एक सेहरा बांध दिया था और मैं उस चुनाव को जीता था। उसके बाद मैं अध्यक्ष व्यापार मंडल भी रहा, संस्थापक महामंत्री रहा, अध्यक्ष व्यापार मंडल रहा और लगातार मैंने बरसों बरस व्यापारियों के हित में उनके सुख दुख को बांटा। और एक नई घटना और आपको बता दूं जी। 2017 में जी, जबकि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था, मैं व्यापार मंडल को मैंने छोड़ दिया था 2012-13 के बाद। लेकिन फिर भी क्योंकि व्यापारी मेरे बहुत निकट रहा, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा रहा और सामाजिक क्षेत्र के नाते मैंने, चूंकि व्यापारी भी उसमें आता है, 2017 में घटना घटी थी मंडी समिति के अंदर। एक तत्कालीन एसडीएम हुआ करते थे, उन्होंने वहां पर अनैतिक रूप से सब्जी मंडी के व्यापारियों को वहां से हटाने का पूरा, मतलब एक अवैध रूप से एक तरीका अपनाया कि हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, छोड़ो यहाँ से, कब्जे छोड़ो। जो व्यक्ति व्यापार कर रहा था लीगली, उसे तुमने जगह अलॉट कर रखी थी मंडी समिति ने, तो कम से कम जायज तरीके से उन्हें हटाने का प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब अवैध तरीके से उनकी एक साजिश हुई, पता लगा, मैं जाना नहीं चाहता था कि टकराव प्रशासन से होगा। सरकार भाजपा की बन चुकी थी, लेकिन चूंकि बहुत आसानी दर्द व्यापारियों को था, सब्जी व्यापारियों का, मुझे जाना पड़ा और उस टकराव को मैंने झेला। और वो 2017 के व्यापारी आज भी लगातार 9 साल हो गए बखूबी वहीं बैठ रहे हैं, सुरक्षित जगह बैठ रहे हैं। मतलब उनको हटना नहीं पड़ा, आपने ऐसा प्रयास किया भागीरथी कि वो वहां से हटना नहीं पड़ा। एक घटना और आपको मैं बता दूं, बड़ी अजीब सी है। अच्छा। चौराहा बिरियागंज पर, ठीक चौराहा बिरियागंज मेन चौराहे पर एक सुबह समोसे की दुकान है कोने पर, रमेश गुप्ता की। समोसे बेचता परिवार, सुबह कुछ घंटे खोलते हैं, उसके बाद 3-4 घंटे। 1997 की घटना है। अच्छा। मैं उस समय नगर पालिका का सभासद था। कुछ लोगों के साथ तहसील से नगर पालिका जा रहा था ईओ से बात करने, किसी बात को लेकर के वार्ता करने। चौराहे पर भगदड़, मतलब बड़ी भीड़, पुलिस का हजूम। उस रमेश गुप्ता समोसे वाले की दुकान को खाली कराने का एक प्रयास चल रहा था। अच्छा। जबरदस्ती, जो भी रहा हो। दुकान का वो किराएदार था, बात बिगड़ रही थी, ये ना हटे। मैंने स्थिति को देखा, परिस्थिति को देखा। वहां पर से मैंने पुलिस को मैंने कहा, आप इस गरीब को क्यों हटा रहे हो यहाँ से? ये पेट पालता 2 घंटे की समोसे बेच करके परिवार चला रहा है। तो वहां पर स्थिति बड़ी बिगड़ी और बिगड़ने के बाद स्थिति हुई, पुलिस को मौके से जाना पड़ा। और वो गरीब दुकानदार समोसे वाला 1997 से लगातार 28-29 साल हो गए अपनी रोजी रोटी, उसी रोजी रोटी के लिए उसी जगह पर है। तो पता नहीं मुझे कौन सी मां सरस्वती कृपा है कि किस किस मौके पर मुझे जाना पड़ा, किन किन लोगों की मुझे मदद करनी पड़ी। और उन गरीबों की दुआओं का ही एक हमेशा, मतलब एक प्रणाम जैसे मैं कहता हूँ कि उनके दुआएं हैं कि मैं आज सकुशल हूँ। नहीं, और बिल्कुल आपने हमेशा लोगों की मदद करी, प्रयास किया, आगे आए मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर ने आपको ऐसा मौका दिया कि आप लोगों की मदद करें। मैंने कभी भी किसी काम को बताना कि कोई भी, चाहे व्यापारी रहा हो, चाहे किसान रहा हो, चाहे तहसील में भी अनेक ऐसे मौके आए। एक घटना और मैं बता दूं आपको बीच में। एक बार एक वृद्ध अनुसूचित जाति के व्यक्ति, उसके कटरा थाने के दरवान उसे बहुत मारा। मुझे घटना है 1990 के दौर की। अच्छा। और वो लहड़ू वो सब हुआ करते थे, बैलगाड़ी उस पर पढ़ के आया, उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं।
लोग बोले वकील साहब इसकी मदद करो। 90-91 घटना है ये, क्या मदद करें भाई इसकी। दरोगा ने उसको बहुत मारा था, उसके बड़ी चोटें आई थी। उस समय सीओ साहब हुआ करते थे, मैं नाम मुझे ध्यान नहीं इस समय। मैं उनके पास लेके गया, मैंने सीओ साहब इस गरीब को, बहुत गरीब छोड़ दो, इस वृद्ध को 70-75 साल का वृद्ध, इसको मारा, इसकी चोटें आप देख लो। बोले क्या चाहते हो? मैंने इसकी FIR लिखवा दो। बोले कटरा थाने का मामला है। मैंने कानून नहीं कहता थाने कटरा का मामला है, FIR यहाँ नहीं हो सकती, आप इसकी रपट यहाँ लिखवा दो, तिलर थाने में डाक्टिवाना हो जाएगा, मुकदमा कटरा क्षेत्र का है तो कटरा तफ्तीश कटरा पहुंच जाएगी, जो जांच होगी। और वो इतने प्रभावित हुए सीओ साहब, उन्होंने उस वृद्ध की FIR लिखवाई, उसकी जांच हुई, और जांच के बाद में स्थिति हुई कि वो वृद्ध बेचारा मर गया 4-6-8 दिन के बाद। उस दरोगा की सर्विस पर आ गई और उस दरोगा को जेल भी जाना पड़ा। उसका क्या बाद में हुआ, उसका सस्पेंशन हुआ, रिवर्सन हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस गरीब की मदद करके उस दरोगा को जरूर उसका इलाज कर दिया कि बेगुनाह को मारने का नतीजा क्या होता है। बिल्कुल, काफी आपने लोगों की। अच्छा, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि कभी कभी चुनाव में जो है वो इमोशनल बेनिफिट मिल जाता है, जैसे वो रेहान खान साहब का जो मर्डर हुआ उससे, मगर उसके बाद भी लगातार उन्होंने 2 बार चुनाव जीत लिया, तो उसमें क्या कहेंगे कि लगातार मतलब लोगों का झुकाव ज्यादा है या वोटों का ध्रुवीकरण इतना ज्यादा है? मैं बता इसमें इस बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन 2006 में उनको हमदर्दी मिली। 12 में चुनाव मैं खुद लड़ा, सीट सामान्य थी, मैं चुनाव खुद लड़ा, लेकिन उस चुनाव में फिर ध्रुवीकरण हुआ, मुस्लिम मतदाता एक हुआ, हिंदू मतदाता 2 जगह बट गए। मैं लड़ा, बल्कि 3 जगह बटा। सुशील बाबू गुप्ता मेरे पड़ोस में रहते हैं, अच्छा, वो भी इनको मात्र 800-900 वोट मिले, इन्होंने भी ख्वाब चैन में नहीं देखे थे। और अनंत साहब, एक साहब परिवार से अनंत साहब वकील साहब है, वो लड़े। ये त्रिकोणीय संघर्ष हिंदुओं में हुआ, और उसमें एक साजिश चली थी कि देवेंद्र गुप्ता चुनाव ना जीते। उसमें कुछ तिलर के गद्दार हिंदू नेता जो नहीं चाहते थे कि देवेंद्र गुप्ता चुनाव जीते, उनको मोहरा बना करके वोट का डिवीजन कर दिया। डिवीजन करने में ये हुआ, मेरी सीधी फाइट इमरान खान से हुई, क्योंकि उसमें खासियत है कि उनके पुत्र 2012 में प्रत्याशी थे और इधर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैं था। मेरी इमरान खान की सीधी फाइट हुई है। उस सीधी फाइट में चूंकि हिंदू वोट बढ़ गया 3 जगह, वो चुनाव मैंने सीधी फाइट देकर के भी मैं हार भले गया, लेकिन कभी मैंने अपने को पीछे नहीं माना। नंबर 3 नंबर 4 पहुंच गया, उसमें फिर वो इमरान खान जीत गए। 17 में फिर बैकवर्ड सीट हुई, एक नया चेहरा सामने आ गया। देखिए, चुनाव बहुत कुछ चाहता है। चुनाव में पार्टी का वोट मिलता है, लेकिन पार्टी का चेहरा बहुत काम आता है। राजीव राठौर चुनाव लड़े, वोट उनको अच्छा मिला, पार्टी को सिंबल वोट मिला, लेकिन घूम फिर के जब समाज में काम नहीं करोगे तो उस पकड़ को बनाए रखना, उस पर पकड़ बनाए रखना बहुत सामान्य बात नहीं। मैं लगातार 1988 से लगातार सक्रिय राजनीति में हूँ। 1988 से 38 साल लगभग हो गए। आप ताज्जुब मानेंगे, मुझे किसी गली मोहल्ले में लेके चलो या यहाँ बैठे बैठे मुझसे पूछो कि राम मंदिर के मकान का दरवाजा किस रुख को है, शायद मैं ना बता पाऊं, लेकिन मुझे पूरे तिलर में, चाहे वो खनपुरा 50 से लेकर के बक्सी तक का हो, चाहे दातागंज मौजमपुर से लेकर के भादों तक का हो, मुझे एक घर की कुंडी खटखड़ा करके मैं बता देता हूँ ये किसका मकान है, किस बिरादरी के मकान है। तो ये सीट सबसे बड़ी काउंट करती है। 17 में बैकवर्ड सीट हुई, राजीव राठौर को टिकट मिला, बहुत अच्छा वोट मिला, लेकिन वो वही बात बताया कि जीत से दूर रह गए। और एक बात और भी है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम समाज का वोट भाजपा सिंबल पर नहीं मिलता है, वो फेस वैल्यू मिलता है। मुझे 2006 में 400-600 वोट 500 वोट मिला, 2012 में भी मिला। आज भी मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर भाजपा सिंबल पर कोई मुस्लिम का वोट ले सकता है तो श्री देवेंद्र कुमार तो मैं
ये नहीं कि मुझे कोई भ्रम है, मैं कोई गलतफहमी में हूँ, लेकिन मैं हर कीमत पर मुस्लिम समाज के वोट को लेने की हिम्मत करता हूँ, मिलने के लोगों का आपसे जुड़ा हुआ है और मुझे लोगों का मुझे बड़ा स्नेह मिलता है और उनके सुख दुख में मैं काम भी आता हूँ। 17 के बाद 22 में फिर चुनाव हुआ नगर चेयरमैनी का, वो चुनाव 23 में हुआ, फिर सीट बैकवर्ड में चली गई। तो 1995 के बाद अब तक 6 चुनाव हुए, उस 6 चुनाव में 4 चांस मेरे बैकवर्ड सीट पर चले गए। 2 चुनाव मैंने लड़े, मेरी पत्नी 2006 में लड़ी, मैं 2012 में लड़ा और मैंने सीधी फाइट इसी परिवार को दी। आज भी हिम्मत करता हूं कि मुझसे ज्यादा वोट और हिंदू समाज में अगर सीट सामान्य होती है तो कोई ले नहीं सकता। उसके बाद भी मैं ये नहीं कि मैं लड़ूंगा, मेरा कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, मुझे कोई पैसे का लोभ नहीं इस उम्र में आकर के, बड़ा होकर आकर के। लेकिन पार्टी अगर प्रत्याशी बनाती है तो मैं सोचूंगा। हाँ, बाकी अच्छा, आपको क्या लगता है कि नगर पालिका में यानी कि अध्यक्ष पद की कुर्सी पर भाजपा की वापसी संभव है तेलहर में? नहीं, हाँ संभव है। अगर पार्टी स्तर पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो अगर सुझाव लें चुनाव से पहले तो निश्चित रूप से तिलहर नगर पालिका पर भी कब्जा किया जा सकता है, बहुत दूर नहीं है। मगर कुछ रणनीति ऐसी होती है जो गोपनीय होती है। ये 17-23 के चुनाव हम हार गए, मैंने एक रणनीति को बताया था, इस रणनीति से काम करो, लेकिन नहीं अमल हो पाया, नहीं अमल उस पर किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि चुनाव हार गया। 23 के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चुनाव हार गया, 23 के चुनाव जीता, वो चुनाव हार गए। बहुत लंबा मार्जिन नहीं था, लेकिन एक रणनीति पर अमल नहीं हुआ जिसको हम चाहते थे। अच्छा, चुनाव हारना जो है वो किसी भी नेता के लिए बड़ा कठिन होता है और आप 2 बार चुनाव हार गए नगर पालिका अध्यक्ष का, तो उससे जो है आपके व्यक्तिगत और राजनीतिक, मतलब जो वो चुनाव थे उसने आपके व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप को कैसे बदला? मतलब आपने, मतलब क्या आपने आपको चेंज करा या उन चुनावों ने आपको बदल? क्योंकि काफी मुश्किल होता है हार को सहन करना, तो उन चुनावों ने आपको व्यक्तिगत रूप से और राजनीतिक रूप से कैसे बदल दिया? मैं चुनाव हारा, मैंने आपसे पहले बताया, मैं चुनाव 6 का हारा, मैंने हिम्मत नहीं हारी, 12 का हारा, मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो आज भी हिम्मत नहीं हारता हूँ, आज हिम्मत नहीं हारा हूँ। और कभी मैंने चुनाव को एक गेम की तरह लिया, हार गए। और फिर मैंने एक बात आपसे कही कि समय से पहले नसीब से ज्यादा है नहीं। बड़े बड़े दिग्गज उच्च शिखर पर पहुंच के धराशायी हुए, मैंने देखे हैं। आडवाणी जी ने बहुत प्रयास करा और आखिर दम तक नहीं हो पाए, और मोदी जी कहां से कहां पहुंच गए, और आज भी नहीं। अच्छा, अगर आप नगर अध्यक्ष के चुनाव के मैदान में उतरते हैं, जैसे आपने बताया नहीं रणनीति पे अमल नहीं हुआ, तो आप अपनी रणनीति में क्या बदलाव करना चाहेंगे? क्योंकि लगातार इलेक्शन भाजपा हार रही है भाई, चारों तरफ भाजपा, और तिलहर में अगर भाजपा नहीं आ पा रही, तो रणनीति में क्या आपको लगता है बदलाव आप करना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान हालात ऐसे हैं, वर्तमान हालात में तिलहर की पब्लिक एक परिवर्तन की लहर तो है, ये तय है, इस बार परिवर्तन तय है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं कहता, ना मैं भविष्य वक्ता हूं, लेकिन पब्लिक के सामने बढ़िया चेहरा अगर सामने आता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। और जिसको मुस्लिम समाज का वोट मिलेगा, सीट जीतेगा वो, ये तय है। क्योंकि वो मुस्लिम समाज ऐसा नहीं भाजपा विरोधी है, मुस्लिम समाज उस चेहरे के विरोधी है जो उनका विरोध करता है। मैंने कभी मुस्लिम समाज को कभी नुकसान नहीं होने दिया, जानबूझ कर उनका नुकसान नहीं होने दिया, उनकी जायज बात मैंने आधी रात सुना। और ऐसा नहीं मुस्लिम और हिंदू बीच के बंटवारे को लेकर के हम आप रहेंगे, कहाँ जाएंगे? लोग भ्रम फैलाते हैं। देखिए, हर उसका विरोध होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो गलत बात के लिए आगे आता है।
अच्छा, आपकी नजर में तिलहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है और इसका स्थायी समाधान कैसे संभव है? तिलहर की आप क्या देख रहे हैं? कई समस्याएं हैं या एक ही समस्या है तिलहर की? मतलब जो आप समस्या बताना चाहें जनता को कि भैया अब राजनीति को इन सब मुद्दों से हटके डेवलपमेंट की राजनीति से देखिए। तिलहर का दुर्भाग्य रहा, हम्म, मेरे पिछले करीब करीब 50 साल का अनुभव है, हम्म, 48 साल का अनुभव लगातार तो है ही है वकालत के माध्यम से। जब से मैं वकालत में आया हूँ, इस तिलहर क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा, बड़े बड़े उच्च शिखर पर यहाँ के नेता पहुंचे, लेकिन विकास के नाम पर वो भी कुछ नहीं कर पाए। नेशनल हाईवे के किनारे तिलहर होते हुए, मेन रेलवे लाइन के किनारे होते हुए, जो लाइन कश्मीर से लेकर के हावड़ा तक जा रही है, उस लाइन के किनारे तिलहर बसा हुआ है। लेकिन इस तिलहर का दुर्भाग्य रहा कि ना कोई एक्ट्री, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई विकास के नाम पर कुछ दे पाए, सड़कों की जान नहीं तुम दे पाए। निश्चित रूप से जी, ये बड़ा नुकसान है। तिलहर का डेवलपमेंट, यहाँ की राजनीति, जो राजनीति, विगत राजनीति जिसके लोगों ने इसका प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने इसका बहुत नुकसान किया। तिलहर बहुत तिलहर आगे बढ़ सकता था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी को बुराई कर रहा हूँ, लेकिन आप इतिहास उठा के देख लो, समस्या है पिछले 40, 45, 50 साल में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हुए, उन्होंने इसकी बड़ी अनदेखी की, बहुत अनदेखी। कस्बा तिलहर में भी कई चीजें ऐसी हैं जो बड़ी आसानी से लाई जा सकती थी। पीर के तालाब का मुद्दा है, एक पिकनिक स्पॉट बन सकता था। अच्छा, पीर के तालाब से याद आया कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई अपने बढ़िया पानी की टंकियां भी लगवा दी हैं, बढ़िया ठंडा पानी पीजिए गर्मी में। कहाँ लगवा दिए? पूरे तिलहर में लगी हुई ठंडे पानी। अरे मत हम मुझसे कहलवाओ किस तरह से ये लूट गड्ढे बना दिए, समझे नहीं? आज आप सर्वे करके देख लो, अधिकांश जितनी टंकियां लगी सब या तो बंद पड़ी हैं, या उनमें आरोप सब खराब पड़े हुए हैं। उनके नीचे कितनी दुर्दशा से पानी, नीचे गंदगी फैली पड़ी है। सब स्थानीय पालिका प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, वहां के नेता जिम्मेदार हैं। सच्चाई तो ये है। तो समस्याएं काफी दिखती हैं आपको तिलहर से? समस्या, बहुत समस्या है, लेकिन मैंने बताया ना आपको कि 20 साल से जिस परिवार में चेयरमैनी रही, उसने भले परिवार में चुनाव जीतते रहे हो, लेकिन कभी भी उन्होंने सर्वे करके समस्या को निकट से नहीं देखा। इस समस्या का समाधान क्या है, मेरा अपना मानना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि स्थानीय राजनीति में ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की कमी है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? देखिए, ईमानदारी और पढ़े लिखे लोग, आज का पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आने से बच रहा है। क्यों? क्योंकि राजनीति में बेईमानी बहुत आ गई, बहुत गिरावट। हर नेता पहले अपना पेट भर रहा है, समाज के कार्य को तो बाद में नाम है कि समाज सेवा, मगर कि भाई जनता की सेवा। मेरा अनुभव ये है कि जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, तब तक इस भ्रष्टाचार को कम करना बहुत असंभव है, बहुत असंभव। और ये तभी संभव है जब पढ़ा लिखा युवा राजनीति की तरफ, पढ़ा लिखा हो, उसकी सोच सकारात्मक हो, देश के लिए कुछ करना चाहे और समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने का उसमें जज्बा हो, वही करेगा। मैंने बताया ना, मुझे कोई लालच नहीं अब उस कुर्सी का, मुझे कोई लालच नहीं रुपए पैदा करने का। ईश्वर ने बहुत कुछ समाज में मेरी छवि दी, आप जानते हैं। कहीं सर्वे करके देख लो, चाहे वकालत का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, मैंने अपने ऊपर कहीं कोई ऐसा आरोप नहीं लगने दिया जिससे मैं कहीं जाकर सर झुका कहीं चलूं। आज भी सीना गर्व से चौड़ा करके चलता हूं, कोशिश करता हूं कि जो मुझसे संभव है वो कर पाए, वो करूं। अच्छा, आप वकालत तो कर ही रहे हैं, तो मैं जैसे ये जानना चाहूंगा कि कानून की समझ होने से आपकी राजनीति
को कुछ फर्क पड़ा, मजबूत हुई राजनीति कि भाई आप कानून की समझ के साथ राजनीतिक लोग कुछ अधिकारी दबाव भी मानते हैं, इसका मतलब कुछ फर्क पड़ता है कि आप एक कानून के भी जानकार होने के साथ साथ राजनेता हैं, तो इसका कैसे? देखिए, वैसे तो इस देश का दुर्भाग्य रहा कि राजनीति में बड़े बड़े अनपढ़ लोग पहुंच गए और बड़े बड़े गैर जिम्मेदार लोग पहुंच गए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने राजनीति करी। लेकिन इस देश का इतिहास भी इस बात पर गर्व करता है कि चाहे आजादी से लेकर के अब तक के अच्छे अच्छे राजनेता रहे, चाहे राष्ट्रपति रहे, वो ज्यादातर वकील रहे, चाहे महात्मा गांधी जी रहे हों, डॉक्टर राजेंद्र, मतलब कई राष्ट्रपति ऐसे रहे हुए जो वकील समुदाय से निकले, प्रधानमंत्री कई वकील निकले। आप देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बैरिस्टर हुआ करते थे, तो वकालत से निकलने के बाद उन्होंने राजनीति भी की और समाज को एक नई दिशा देने का भी प्रयास किया। एक वकालत एक ऐसा माध्यम है जहां से आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो जैसा आपने अभी कहा कि युवा जो है वो राजनीति से बचना चाहता है और युवा राजनीति के लिए जरूरी भी बहुत है, तो युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवा पढ़े लिखे लोग ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आए और देश को, अपने समाज को मजबूत करें? उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस देश का सौभाग्य है कि यहाँ पर अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो युवाओं की संख्या ज्यादा है। निश्चित। और आज के इस दौर में मैंने महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बहुत आगे बढ़ा रही है राजनीतिक दृष्टिकोण से। वो चाहे कोई चुनाव हो, उसमें आगे ला रही है। और उसका कई कारण है कि अब तक जो राजनीति हुई वो परिवारवाद की राजनीति रही, जातिवाद की राजनीति रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद से हट करके, जातिवाद से हट करके टिकट का जो वितरण किया, पार्टी में दायित्व दिया, नौजवानों को बहुत आगे बढ़ाया। और नौजवान इस देश का भविष्य है। नौजवान अगर ईमानदारी से राजनीति करें तो इस देश को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। आज अमेरिका और जापान और चीन बहुत आगे भले ही विकसित हो गए, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा कि इस देश के युवा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका विगत सरकारों की नहीं रही। सरकारें चाहती तो इस देश को बहुत कुछ आगे बढ़ाया जा सकता था। हर क्षेत्र में राजनीति हुई, चाहे वो खेल के क्षेत्र मैदान रहा हो, वहां 6 युवाओं को आगे नहीं बढ़ने का मौका मिला। राजनीति में भी परिवारवाद हावी रहा कि हमारा बाप एमएलए है तो बेटा ही को टिकट मिलेगा। तो ये दौर बहुत खराब दौर विगत मैंने जिस पर मैंने अध्ययन किया और मैंने जो महसूस किया कि परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति ने इस देश का नुकसान बहुत किया। युवा को आगे बढ़ा करके आज आप देखें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नौजवान युवा 45 साल का व्यक्ति, उसको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंप दिया। बहुत बहुत बड़ी बात और अच्छी बात है कि उसकी सोच, उसकी दूरदर्शिता का लाभ पार्टी को भी मिलेगा और युवाओं में भी संदेश आएगा और वो सीखेंगे तो शायद लंबे समय तक देश को सेवाएं दे पाए। अच्छा, एक और सवाल था कि आने वाले समय में आपकी राजनीतिक भूमिका क्या होगी और जनता क्या फिर से आपको चुनावी मैदान में देखेगी 2028 में? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि मेरा कोई लोभ नहीं है, मेरा कोई लालच नहीं, और ये डिपेंड करेगा पार्टी पर। अगर 2028 का चुनाव पार्टी तय करती है कि आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं विचार करूंगा। और पार्टी से हटकर के ना मेरी कोई विचारधारा थी ना है। पार्टी अगर कहेगी तो लड़ाएंगे जरूर, लेकिन मैंने बताया ना कि मेरा कोई अब निजी स्वार्थ नहीं। अपनी जी नहीं के भैया, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस कुर्सी पर एक बार जरूर एक अच्छा व्यक्ति, मेरा बड़ा मन था
कितनी मेरा देर को ये 1995 से बड़ा मन था कि मैं इस कुर्सी पर बैठ करके लगातार 5 साल मौका मिला तो मैं कुछ यहाँ थिएटर में कोई ऐसा काम करके दिखा दूं कि लोग बरसों बरस याद रखें। मैं सुनता था और मैंने देखा भी है। एक डॉक्टर, एक हकीम हिकमतुल्लाह खान हुआ करते थे अपने यहाँ। अपने तिलर में। हसन के दादा के भाई तौसीफ हुआ करते थे, क्रिकेट अच्छा अच्छा, हाँ। हॉकी के प्लेयर। तौसीफ दो भाई, तौसीफ के ताऊ हकीम हिकमतुल्लाह खान उसी फाटक में वो इस तिलर के चेयरमैन रहे। और ये बात बहुत पुरानी है, मैंने सुना, मैंने देखा तो नहीं, उनको देखा मैंने, हकीम जी को देखा मैंने, लेकिन उन हकीम जी ने इस तरह की चेयरमैनी की, उस कुर्सी पर बैठे वो, और उनका नाम आज भी लोग, पुराने लोग, कुछ लोग अभी भी हैं 70 80 85 की उम्र के दौर के, तो जानते हैं कि जी ने इस तिलर के लिए बहुत कुछ उस जमाने में दौर में दिया। और उन्होंने, आपको शायद पता हो ना पता हो, वर्तमान चेयरमैन के ददिया ससुर घर आया था। हम लोगों ने कई सारे मुद्दों पर बात की। अब थोड़ा हटके हम लोग बात करेंगे कि थोड़ा ऐसा होगा रैपिड फायर जो आपको थोड़ा सा जल्दी जवाब देने होंगे। ठीक है, तो आप तैयार इस खेल के लिए? खेल है, अब 70 साल की उम्र में भी थोड़ा सा खेल हो जाए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं, कोशिश जी, करूंगा मैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, पहला सवाल यह है कि आज की राजनीति में जनता को सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है? मतलब जनता जो है सबसे ज्यादा परेशान आहत किस चीज से हो जाती है? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा या भ्रष्टाचार? देखिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश बहुत कुछ लगा, शिक्षा के माध्यम बहुत बहुत बने, महंगाई, कुछ चीजों पर महंगाई बढ़ी है, लेकिन उस महंगाई को रोक पाना ना सरकार के हाथ में है। जैसे सोना है, चांदी है, ये अंतर्राष्ट्रीय चीजें हैं, इस तरह की चीजें हैं। इसको कोई कहे कि सोना बहुत तेज हो गया, मोदी जी ने की सरकार है, तो ये संभव नहीं। लेकिन अब जैसे सब्जियां हैं, सब्जी सीजन में सस्ती होती हैं, आउट सीजन में महंगी होती हैं। आप देखें, कोई महंगाई नहीं। चीनी का दाम आज 40 45 रुपए, 42 रुपए, 44 रुपए, 42 रुपए किलो के है। आप अब से 15 साल पहले, 20 साल पहले जाओ, चीनी कांग्रेस सरकार में 50 रुपए किलो तो बिक गई थी उस जमाने में, दौर था। लोग कहते क्या हो गया ये, तो महंगाई कुछ चीजों पर है। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि जनता इनमें सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है? महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षा से या भ्रष्टाचार से? जनता किससे परेशान है? देखिए, परेशान तो सच्चाई थी भ्रष्टाचार से। अच्छा, जो कोई भी बचा है। भ्रष्टाचार कम करने का मोदी और योगी जी प्रयास बहुत करते हैं, और किया भी है, कुछ क्षेत्रों में बहुत कुछ किया है। जिस दिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा तो कुछ चीजें अपने आप खत्म होंगी। महंगाई, भ्रष्टाचार के माध्यम से लोग निरंकुश हो रहे हैं। मेरा अपना जो आकलन है कि अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाए तो बहुत सी समस्याएं खुद दूर हो सकती हैं। एक व्यक्ति जो 80,000 की तनख्वाह पाता है, वो चाहता मैं पैदा महीने में 3 लाख करूं, तो 3 लाख क्यों कर रहा भाई पैदा भाई? तो 80,000 में क्रेडिट नहीं भर रहा, 3 लाख में भी नहीं भरेगा। अरे वो 3 लाख में भी नहीं। जिस दिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना शुरू हो जाएगा, और हुआ है, लेकिन आदमी खुद इतना अपने में एक दूसरे को देख करके कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, और वो भ्रष्टाचार की जर्नी वहीं से शुरू हो जाती है। शुरू होती है। सही है। अच्छा, राजनीति में सबसे जरूरी क्या है? ईमानदारी, अनुभव, ताकत या रणनीति? राजनीति में सबसे जरूरी क्या है? ईमानदारी, अनुभव, ताकत या रणनीति? देखिए, अनुभव और रणनीति बहुत जरूरी है, और ईमानदारी उस रणनीति का हिस्सा है। अगर रणनीति में ईमानदारी है तो कहीं न कहीं से, मतलब ईमानदारी भी जरूरी है। ईमानदारी तो जरूरी है ही है, लेकिन इस ईमानदारी को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। जो एक बार कुर्सी बैठ गया, वो पहले सोचता है कि बस
मेरा भला हो, ये बहुत बहुत बड़ी सोच आई है। इसको बदलना शुरू हुआ है, ऐसा नहीं कम हुआ है, लेकिन अभी समय लगेगा। समय लगेगा। मोदी जी ने बहुत कुछ किया, मैंने बताया आपको कि बहुत कुछ करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी सोच होगी, सोच बदलना बहुत आवश्यक है। सोच अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज की राजनीति में बिना समझौते के आगे बढ़ा जा सकता है? आज आपको क्या लगता है कि आज की राजनीति में बिना समझौते के आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं? मतलब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करने पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। उन्हें काम ठीक से कर रहे हैं मगर ऊपर से दबाव आया, उन्हें अच्छा चलो अच्छा खुद गलत काम कर दो, कुछ ऐसा क्या ऐसा आपको लगता है कि समझौता बिना करे आगे बढ़ या करना पड़ता है? नहीं, बिना समझौते के आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल, अगर आपकी सोच सही है, हम्म, काम करने का तरीका आपका सही है, जी। तो बिना समझौते के बहुत से काम किया जा सकते हम्म, हैं। ऐसा नहीं, जैसे हर जगह समझौता करना ही पड़े, मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं, समझौते की जरूरत नहीं। मैंने बताया ना कि 2014 के चुनाव में भी, 12 के चुनाव में भी हम्म, लोग बाद में हमसे कहा कि वो आप समझौता कर लेते हैं अनंत साय से, आप चुनाव जीत जाते। मैंने ठीक बात, उन्होंने लड़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन गिर के समझौता करें। मैंने समझौता, मैंने ठीक है, उन्हें उन्हें उन्होंने चुनाव लड़ा, अच्छी बात है, उनको वोट मिला, लेकिन मैं गिर करके समझौता करूं, नहीं किया। सम्मान से गिर करके समझौता तब नहीं किया। आपको क्या लगता है कि क्या युवा राजनीति से सच में निराश हो गया है? जो आज का युवा है राजनीति से निराश हो गया, मतलब कुछ नहीं रखा यार, अपना करियर देखो, अलग राजनीति छोड़ो। लेकिन निराश कुछ हद तक हुआ भी है। हम्म, उसके कई कारण हैं कि जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वक्त पर उसको साथ नहीं देते। हाँ। इससे इससे युवा निराश हुआ है, और इस देश का युवा, इसके मन में बहुत कुछ आगे बढ़ने की है। सरकार भी चाहती है युवा आगे बढ़े, लेकिन जनप्रतिनिधि और गलत सोच के लोग जो जो पार्टी में या सरकारों में आ गए या विभिन्न कुर्सियों पर बैठ गए, उनकी सोच से युवा हताश है। हम्म। अच्छा, क्या सोशल मीडिया नेता को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है? आपको लगता है ऐसा कुछ, सोशल मीडिया, या सिर्फ एक दिखावा? सोशल मीडिया से दोनों बातें हैं। आदमी का चिंतन और चरित्र क्या है, हम्म, अगर चिंतन और चरित्र सही है तो सोशल मीडिया को उसे फायदा पूरा मिलता है। हम्म, और इसका चिंतन और चरित्र ही नहीं सही है तो लाख सोशल मीडिया हो, उसको कुछ भी हो। कुछ भी हो। अच्छा, क्या आपको कभी राजनीति छोड़ने का मन भी हुआ कि यार बहुत बहुत हो गया भैया, अब नहीं, या नहीं कि अभी लगा कि नहीं, सेवा की जरूरत देखिए, अब इस जीवन का अब लक्ष्य, अब राजनीति करना तो नहीं है, है? क्योंकि इस उम्र के पड़ाव के हिसाब से, लेकिन क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हूँ, और कुछ ईश्वरीय और दैवी शक्ति है मुझसे काम ले लेती है, तो चाहता हूँ जब तक ये शरीर है और स्वस्थ हूँ तब तक समाज की सेवा में लगे रहे। लगा रहूं। बाकी मुझे और कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। अच्छा, अब एक थोड़ा सा एक अलग गेम लेके आया हूं मैं, जी जिसमें आपको ये मानना है कि अगर आप मुख्यमंत्री होते, हम्म, ठीक है जी, तो ऐसे कुछ आपको ये सवालों के जवाब देने कि अगर आप मान लीजिए मुख्यमंत्री होते, जी तो अगर आपकी ही पार्टी का नेता गलत निकले तो आप क्या करते? आपको लगता है कि नहीं यार मैं मुख्यमंत्री हूं मगर मेरी पार्टी का ही नेता गलत है, तो आप क्या करते? मैं पहले कोशिश करता हूँ वो सुधर जाए, अच्छा, मतलब सुधरने का मौका देते। मौका देते, और नहीं सुधरता है तो राधेश्याम। कोई गुंजाइश की। अच्छा, अगर जनता आपके खिलाफ हो जाए तो आप क्या बदलेंगे? रणनीति, अपनी टीम को, या खुद को? जनता जनता अगर आपके खिलाफ हो गई, मान लीजिए उन्होंने कहा नहीं यार गुप्ता जी जो है यार खिलाफ हो गई जनता, तो आपको क्या लगेगा, किस वजह से, क्या जो खिलाफ हुई है, तो आप अपनी रणनीति पे गौर करेंगे या टीम को बदलेंगे जो आपके आसपास है कि नहीं भाई, या खुद में कुछ चेंज लाएंगे? देखिए, खुद में
भी चेंज ला करके भी, लेकिन मेन रणनीति है कि आखिर किस रणनीति से वो खिलाफ हो गए। खिलाफ हुए हैं, हम उस रणनीति उसको किस रणनीति से हम उसको दूर कर सकते हैं, उसके गुस्से को। तो इस पर हम, मेरा मानना है कि रणनीति बहुत कुछ है, रणनीति से बहुत कुछ दूर किया जा सकता है। आदमी का के विचार को, आदमी के स्वभाव को, आदमी का जो गुस्सा है क्यों है। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आप सभी सवालों का, या मैंने देखा अक्सर काफी चीजों पर आप इतना मुखर होके, इतना निर्भीक होके कैसे जवाब दे पाते हैं कि आप एकदम निर्भीक होके आप बोलते हैं, उसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? क्यों इतना निर्भीक रहते हैं आप? मैंने बताया ना कि मेरी सोच कभी निगेटिव नहीं रही। मुझे कोई डर नहीं, मुझे किसी से खौफ नहीं। मुझे जो कहना मैं सच कहूंगा। कानून वाले साहब जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं मैं कहूंगा। प्रयास करता हूँ कि उससे किसी का हित ना हो। मैं किसी गलत बात को ना सुनता हूँ ना बर्दाश्त करता हूँ, और इसलिए निर्भीक रहता हूँ। मुझे कोई खौफ नहीं किसी नेता का, मुझे खौफ नहीं किसी समाज के किसी विरोधी का। और इसीलिए मैं बताना, मैं ईश्वर पर बहुत विश्वास करता हूँ, और ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया। प्रभु बड़ी कृपा मुझ पर रही कि मैंने वकालत के क्षेत्र में भी मैं 4 बार यहाँ बार के चुनाव जीता हूँ। हमारे समाज के बनिया समाज के बहुत कम वोट मत होते हुए, वकील होते हुए भी मैं चुनाव जीतता हूँ। उनका प्यार, वकीलों का प्यार मिलता है। व्यापार मंडल में वर्षों वर्ष मैंने व्यापारियों की सेवा की। पार्टी में मैंने लगातार 1988 से लगातार आज भी हूँ। तो आज कहीं न कहीं कुछ दैवीय शक्ति है और प्रभु कृपा ही मुझ पर है। नगरपालिका में 2 बार सभासद रहा, नगरपालिका में वाइस चेयरमैन रहा, चेयरमैन ही में रहा, 2 बार चुनाव लड़ने का मौका मुझे मिला। तो कुछ सब होता है ना कि मुझे जनसामान्य का प्रेम, आशीर्वाद, ईश्वरी कृपा मुझ पर बहुत रही कि बाकी मैंने बताया। फिर मैंने कहा कि समय से पहले नसीब से ज्यादा नहीं है। जुगल किशोर रस्तोगी कोई नहीं कह सकता उस समय था कि कभी इनको मौका मिलेगा, चेयरमैन बने, इस तरह के चेयरमैन रहे। सुबेजी साहब उस दौर में, उस गरीबी में चेयरमैन बने। ये बात तूड़ी चप्पल विचारों पर नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल गरीबी के दौर में उस चुनाव को जीता उन्होंने, और तिलक 6 साल लगातार वो चेयरमैन रहे। तो कब किसका समय, कब किसका भाग्य बदले, किसी कुछ नहीं पता। तो अच्छा, एक मैं चाहूंगा आप राज, आखिरी है ये, राज जनता के सामने खोलें कि 70 साल की उम्र में जहां लोग हार मान लेते हैं, कहते हैं कि आप कुछ नहीं, आप खुद को इतना फिट कैसे रखते हैं? क्या कुछ योगा वगैरह कुछ करते हैं, या किस तरीके से खुद को फिट रखें? मैं चाहता हूं आप एक बार जनता को ये बताएं, खुद फिट कैसे रखें। मैंने बताया ना कि मेरा कम सोना, कम भोजन करना, कम समय से उठना और नकारात्मक सोच ना रखना, ये फिट रखें, ये मेरे स्वस्थ रहने मूल मंत्र है। मेरे मूल मंत्र हैं। सच्चाई तो ये है, बाकी प्रभु कृपा है। बाकी तो प्रभु की कृपा है। मैंने बताया ना कि मैं अपने को इन चीजों में कभी मैंने समझौता नहीं किया। कह रहे बढ़िया खाना बना हो, मुझे जो खाना उतना ही खाऊंगा मैं, कितना ही रखा हो। मुझे सोना है तो मुझे चाहे नींद 4 घंटे की मिल जाए, मैं उस 4 घंटे में भी मेरी नींद पूरी हो जाती है। चूंकि मुझे नींद आती, स्वाभाविक नींद आती। मुझे नहीं पता नींद की गोली क्या है। हाँ, अक्सर लोग इस एज में हाँ, नींद की गोली, वही नींद में ना आने की समस्या। मुझे बताया ना कि कम खाना, समय से सोना, नियमित सुबह उठना, और दिनचर्या में कभी नकारात्मक सोच ना रखना। मैंने अपने 3-4-5 चीजों को मैंने अपने बहुत जीवन में उतारा है। कोशिश करता हूँ ये बनी रहे जब तक स्वस्थ हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे भैया, दर्शकों, आज हमारे साथ श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता जी थे, जिन्होंने सारी मुद्दों पर बहुत खुल के बात की, बहुत ही निर्भीक होकर बात की। तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दर्शकों, अगर आपको भी कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं गुप्ता जी से। और एक बार जल्दी फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक श्री हरिवंश। नमस्कार।